देहरादून मसूरी मार्ग पर सीएम धामी का स्थलीय निरीक्षण, क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण कार्य का लिया जायजा, ट्रैफिक व्यवस्थाओं की भी की समीक्षा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच बड़ा समझौता, आपदा प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति, दोनों राज्य एक दूसरे के अनुभव और तकनीक करेंगे साझा, किए जाएंगे एमओयू। 22 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट, युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा प्रशासन। 23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, पूर्ण रूप से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। नशा तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार जारी, एसएसपी देहरादून के निर्देशन में चल रहा ऑपरेशन प्रहार, प्रभावी चेकिंग अभियान के तहत 2 तस्कर गांजे के साथ गिरफ्तार। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी भूषण ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नारी शक्ति बंधन अधिनियम गिरने को लेकर दी जानकारी, विपक्ष पर साधा निशाना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब देवभूमि से जुड़े खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां देहरादून मसूरी मार्ग पर सीएम धामी का स्थलीय निरीक्षण हुआ है। अब आपको बता दें, क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण कार्य का सीएम धामी ने जायजा भी लिया है, ट्रैफिक व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की है। ये बड़ी जानकारी, देहरादून मसूरी मार्ग पर सीएम धामी का स्थलीय निरीक्षण हुआ है, क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण कार्य का उन्होंने जायजा लिया है, साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की है। अधिकारियों को सीएम धामी ने सख्त निर्देश भी दिए हैं, समयबद्ध और गुणवत्ता से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटकों की सुविधा और कानून व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया। अब ऐसे में आपको बता दें कि ये निरीक्षण हुआ है सीएम धामी का, जिसमें उन्होंने पर्यटकों की सुविधाओं पर जोर देने की बात कही है और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की परेशानी न होने पाए। देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाला बहुत महत्वपूर्ण पुल है। पिछले वर्ष आपदा में ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। यहाँ पर एक बैली ब्रिज बनाया गया है और परमानेंट यहाँ पुल का निर्माण भी हो रहा है, जल्दी ही 2-3 महीने में वो भी हो जाएगा। इस समय चूँकि ये टूरिस्ट सीजन है और बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, उनको आने जाने में कोई असुविधा न हो, ज़्यादा जाम का सामना न करना पड़े, आम लोगों को भी जाम का सामना न करना पड़े, इसलिए इन सब कामों को त्वरित गति से करना है, जल्दी जल्दी करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी 2-3 दिन के अंदर वैली ब्रिज का जो अभी केवल एक साइड से जाने का है, तो दोनों साइड इसकी कंप्लीट हो जाएंगी तो थोड़ा आवागमन आसान हो जाएगा। उसके बाद परमानेंट स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है। ऐसे ही राज्य के अंदर जितने भी स्थान है, अभी 4 धाम यात्रा चल रही है, हमारी आदि कैलाश यात्रा भी शुरू होनी है, अन्य टूरिस्ट पैलेसों की सभी जगहों की यात्राएं शुरू हो रही हैं, तो सभी जगह अच्छी सड़कें बने, हमारी प्राथमिकता है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच बड़ा समझौता हुआ है। बता दें, आपदा प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच बड़ा समझौता हुआ है। आपदा प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। दोनों राज्य एक दूसरे के अनुभव और तकनीक भी साझा करेंगे, ये बड़ी जानकारी। हिमाचल के ऊपर अपर मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने यूएसडीएमए का दौरा भी किया है। बता दें, आपदा न्यूनीकरण और साथ ही साथ पूर्व तैयारी और त्वरित प्रक्रिया पर भी इस दौरान चर्चा हुई है, जिसमें भूस्खलन, बाढ़, भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने को लेकर साझेदारी की बात हुई है। उत्तराखंड के भूस्खलन न्यूनीकरण केंद्र की हिमाचल ने सराहना भी की है। भूदेव ऐप और डीडीआरएन सिस्टम को भी मॉडल के रूप में अपनाने पर विचार की भी बात सामने आई है। हिमनद झील विस्फोट के खतरे से निपटने के लिए साझा रणनीति बनेगी। बता दें, भूकंप रोधी निर्माण तकनीकों को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी है। सहयोग और औपचारिक रूप देने के लिए एमओयू किए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी कि दोनों राज्यों के बीच एमओयू होगा। और वहीं कल खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। बता दें, बाबा केदार के दर्शनों का मार्ग प्रशस्त होगा, ये बड़ी जानकारी, जहां 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। अब ऐसे में 4 धाम यात्रा पूर्ण रूप से शुरू होगी।
ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। देश विदेश से बड़ी संख्या में धामों की ओर तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। सुरक्षा, यातायात और स्वास्थ्य सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्गों पर साफ सफाई, पार्किंग और ठहरने की व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हैं। अब ऐसे में ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया भी जारी है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। आपदा प्रबंधन पर विशेष फोकस भी नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम भी सक्रिय दिखाई दे रहा है। हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम परिसर से लेकर आसपास के क्षेत्रों में उत्साह, आस्था और तैयारियों का माहौल साफ नजर आ रहा है। मंदिर को भव्य और आकर्षक स्वरूप देने के लिए मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। करीब 51 क्विंटल ताजे गेंदे के फूलों से मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है। अब ऐसे में आपको ये बता दें कि जिससे पूरी जो केदारपुरी है वो भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो उठी है। आज 21 अप्रैल को बाबा केदार की डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 22 अप्रैल की सुबह 8 बजे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। अब ऐसे में कल केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के। और ये बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दे कि सहस्त्रधारा फिर पर्यटकों के लिए तैयार नजर आ रहा है। पिछले साल आपदा में भारी नुकसान हुआ था। अब नए रूप से मशहूर पर्यटन स्थल लौट रहा है। गर्मी बढ़ते ही पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ रही है। ठंडे झरने और प्राकृतिक सुंदरता आकर्षण का केंद्र बनते नजर आ रहे हैं। स्थानीय कारोबारियों को भी राहत मिली है। इससे पर्यटन गतिविधियों में फिर से तेजी आई है। हरिद्वार एआरटीओ कार्यालय पर चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड बनाने का काम लगातार जारी है। अभी तक हरिद्वार संभाग से 2500 से ज्यादा ग्रीन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। कॉमर्शियल वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी करने के साथ साथ परिवहन विभाग इस बार चारधाम यात्रियों को गार्बेज बैग भी फ्री में दे रहा है। चारधाम रोड पर स्वच्छता बनी रहे और यात्रियों को भी कूड़ा और अन्य वेस्ट निस्तारण करने में सुविधा हो, इसीलिए छोटे वाहनों को एक और बड़े वाहनों को 3 गार्बेज बैग दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही यात्रियों से वाहन से बाहर कूड़ा ना फेंकने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की गई है। लगभग 2700 अभी तक हरिद्वार उप संभाग में लगभग 2700 ग्रीन कार्ड बन चुके हैं और ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। और जैसे ही यात्रा शुरू हुई है तो बाहर के वाहन भी अब आके अपना ग्रीन कार्ड यहाँ से बनवा रहे हैं। इस बार माननीय परिवहन मंत्री जी के निर्देशों के अनुसार हम हर वाहन में, छोटे वाहन में 1 स्वच्छता किट दे रहे हैं और बड़े वाहन में 3 किट्स दे रहे हैं, जिसमें गार्बेज बैग, वोमिटिंग बैग और यूरिन बैग्स, इस तरह की चीज़ें शामिल हैं, जिससे कि न सिर्फ जो हमारे बाहर से तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको अपना कूड़ा निस्तारण करने में सुविधा रहेगी, बल्कि महिला यात्रियों को भी एक सुविधाजनक यात्रा का अनुभव हो पाएगा। और देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ट्रैफिक नियमों पर सख्ती देखने को मिली है। वाहनों में अवैध हूटर लगाने वालों पर कार्रवाई की बात सामने आई है। बता दें, नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। नीली पीली बत्तियां लगाने वालों के खिलाफ अभियान अब तेज कर दिया गया है। पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है। नियम तोड़ने वालों पर चालानी कार्रवाई भी होगी और कड़े रूप से कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें गुजरना भी पड़ सकता है। देहरादून में ट्रैफिक नियमों पर सख्ती देखने को मिली है। वाहनों में अवैध हूटर लगाने वालों पर कार्रवाई की बात सामने आई है। बता दें, नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों पर भी शिकंजा इस दौरान कसा जाएगा। नीली पीली बत्तियां लगाने वालों के खिलाफ अभियान अब तेज कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी। पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है ट्रैफिक नियमों को लेकर। और वहीं उत्तराखंड में नशा तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है।
बता दें एसएसपी देहरादून के निर्देशन में ये ऑपरेशन प्रहार चल रहा है। ये बड़ी जानकारी, नशा तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चल रहा है। एसएसपी देहरादून के निर्देशन में ये ऑपरेशन प्रहार चल रहा है। प्रभावी चेकिंग अभियान के तहत दून पुलिस को सफलता मिली है। 2 शातिर मादक पदार्थ तस्करों को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से 5 किलो से भी ज्यादा अवैध गांजा इस दौरान बरामद किया। ये बड़ी जानकारी कि अभियुक्तों के कब्जे से 5 किलो से भी ज्यादा अवैध गांजा बरामद किया गया है। एसएसपी देहरादून के निर्देशन पर यह ऑपरेशन प्रहार अब तेजी से कार्य कर रहा है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण जनहित से जुड़ी योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतार रहा है। अब आपको ये बता दें कि खास तौर पर शहर के पुराने प्राकृतिक तालाबों, जल स्रोतों और पार्कों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण की दिशा में प्राधिकरण की पहल अब साफ तौर पर नजर आने लगी है। इसी कड़ी में देहरादून के मेवावाला क्षेत्र में एक पुराने प्राकृतिक तालाब को विकसित कर लगभग 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से आधुनिक सुविधाओं से युक्त आकर्षण तालाब और पार्क के रूप में इसे तैयार किया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण और जन सुविधा का बेहतरीन उदाहरण बनकर उभर रहा है। बता दें पर्यावरण संरक्षण और जन सुविधा को एक बेहतरीन रूप देने की कोशिश की जा रही है। अब ये जानकारी आपको दे दें कि इसी कड़ी में देहरादून के मेवावाला क्षेत्र में एक पुराने प्राकृतिक तालाब को विकसित कर लगभग 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से आधुनिक सुविधाओं से युक्त आकर्षक तालाब और पार्क के रूप में इसे तैयार किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण और जन सुविधा का ये बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरता नजर आएगा। साफ दिख रहा है एमडीडीए का विकास, साफ ये विकास नजर आ रहा है। पार्क की ये सुविधा दी जा रही है। सीएम धामी के दिशा निर्देश पर एमडीडीए उभर रहा है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार बद्रीनाथ मार्ग स्थित रैलिश रेस्टोरेंट में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने संसद में महिलाओं के अधिकारों से जुड़े नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लागू करने से संबंधित हालिया घटनाक्रम पर विस्तार से अपनी बात रखी है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य साल 2023 में पारित नारी शक्ति बंधन अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाना था, ताकि देश की आधी आबादी महिलाओं को उनका उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सीधे सुनवाते हैं। हमारा जो 16 अप्रैल से संसद में एक स्पेशल सेशन शुरू हुआ था, जिसमें 131वां संशोधन बिल लाया गया था, जो कि लाया गया था कि किस तरह से नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है उसको क्रियान्वित कैसे करें, उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसको लाया गया था। और आप जैसे जानते हैं साथ ही साथ डिलिमिटेशन का भी आया था और यूटी का भी एक अधिनियम आया था। 3 हमारे अधिनियम आए थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि तीनों जो हमारा बिल है 131वां जो संशोधन बिल था उसमें सपोर्ट नहीं मिला और वो गिरा। 2023 में आप जानते हैं कि ये अधिनियम पारित हुआ था और सब ने मिलजुल कर इसको पारित किया था। उस वक्त किसी भी तरह का कोई संशय किसी ने भी नहीं दिखाया था, ना धर्म की बात हुई थी, ना जात की बात हुई। और अगली खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां लक्सर क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रशासन मौन है। लक्सर में अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में जोरदार आक्रोश इस दौरान देखने को मिला। ये बड़ी जानकारी, जहां प्रशासन तो मौन है लेकिन ग्रामीणों में अवैध खनन को लेकर आक्रोश है। पोकलैंड मशीन से उपजाऊ भूमि को उजाड़ रहे खनन माफिया, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। अफसर जो है वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। बड़े आंदोलन की ग्रामीणों ने इस दौरान चेतावनी भी दे डाली है। बता दें किसानों के सामने एक बड़ा संकट है, वहीं उनका ये साफ कहना है कि उनके खेत भी गए हैं और रोटी भी गई है। ग्रामीणों ने भी एक बड़े आरोप लगाए हैं। सूचना के बाद भी कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आई है। इस मामले में उपजाऊ भूमि को बर्बाद किया जा रहा है। ग्रामीणों ने यह साफ कहा है कि खनन माफिया जो हैं वो उपजाऊ भूमि को बर्बाद कर रहे हैं।
प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों में पर्यटन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने और चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं के उद्देश्य से भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक मनु महाराज ने प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्थ, संस्कृति, लोक निर्माण, सिंचाई और ग्रामीण निर्माण मंत्री सतपाल महाराज से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान उनके साथ भारत तिब्बत सीमा पुलिस के उप महानिरीक्षक शैलेंद्र जोशी भी उपस्थित रहे। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं 12वीं के नतीजे 25 अप्रैल को जारी होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 10वीं 12वीं के जो नतीजे हैं वो 25 अप्रैल को जारी होंगे। इस दिन सुधार परीक्षा 2025 का परिणाम भी जारी होगा। लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो जाएगा। बोर्ड ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। वेबसाइट पर ऑनलाइन आप अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। छात्र अपने अपने रोल नंबर से चेक भी कर सकेंगे कि उनका रिजल्ट क्या आया है। और वहीं हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में आए दिन घुस रहे जंगली हाथी कुंभ मेले में बड़ा खतरा बन सकते हैं। इन हाथियों को रोकने के लिए वन विभाग एलिफेंट प्रूफ ट्रेच और अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसी स्थायी योजनाओं पर काम कर रहा है। बता दें, हाथियों की मूवमेंट रोकने के लिए 8 किलोमीटर लंबी ट्रेच का निर्माण कराया जाएगा। वन विभाग के इस योजना से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। करीब 2 करोड़ 37 लाख के बजट एलिफेंट प्रूफ ट्रेंच या हाथी रोधी खाई और इसके साथ ही AI बेस्ड कैमरों वाला अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लगाया जाएगा। वन विभाग ने वैसे 50 स्थानों को चिन्हित किया है जहां वार्निंग सिस्टम के AI कैमरे लगेंगे। DFO का यह कहना है कि मॉनसून सीजन के बाद इनका काम शुरू कर दिया जाएगा। एवं मनुष्य की सुरक्षा के दृष्टिगत एक वृहद योजना बनाई गई थी जो मेलाधिकारी को सबमिट की गई थी, जिसमें 8.5 किलोमीटर की हाथी रोधी खाई एवं सोलर फेंसिंग प्रस्तावित थी। उसको मंजूरी मिल गई है। टोटल इसमें जो बजट है वो 2 करोड़ 37 लाख रुपए खाई का बजट है और 51 लाख रुपए जो है वो सोलर फेंसिंग का बजट है। इससे जो हम लोग अपेक्षा है कि आने वाली हमारी जो टेंट सिटी है, कुंभ के दौरान टेंट सिटी है, गौरीशंकर पार्किंग क्षेत्र है, दक्षद्वीप पार्किंग क्षेत्र है, हद्दी पार्किंग क्षेत्र है, इसमें जो एक फियर है कि हाथियों की एंट्री ना हो जाए, तो इस खाई से और सोलर फेंसिंग से काफ़ी राहत मिलेगी और हाथियों को इन क्षेत्र में आने से रोका जाएगा। और उत्तराखंड के बागेश्वर से आई एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। बारातियों से भरी बोलेरो के खाई में गिरने से जहां कई लोग घायल हुए हैं, तो वहीं अब प्रशासन भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी खुद अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जान रही हैं और इलाज व्यवस्थाओं की समीक्षा भी कर रही हैं। 12 लोग घायल हुए थे वहाँ पे इस दुर्घटना में। तो कपकोट वहाँ पे जो चिकित्सालय है उनके द्वारा प्राथमिक चिकित्सा देकर और इनको चूंकि थोड़ा सीरियस पेशेंट्स थे तो इनको यहाँ चिकित्सालय में, जो हमारा जिला चिकित्सालय है, यहाँ रेफर किया गया है। सभी जो भी पेशेंट्स हैं उनको एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पे लाया गया है और यहाँ पे भी जो हमारे चिकित्सक हैं उनके द्वारा उनका CT स्कैन भी किया गया है, जिनके एक्सरे किए जाने थे वो किए गए हैं और प्रारंभिक उपचार दे दिया गया है। गाड़ी उसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी चोटें आई हैं और जैसे सूचना मेरे को मिली, मैंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करके SDRF और पुलिस को जो है रेस्क्यू करने के लिए तुरंत निर्देश दिए थे और SDM कपकोट को भी हमने निर्देश किया था कि आप तत्काल प्रभाव से जो है रेस्क्यू करके जो है उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामान और अगर उससे नहीं हो रहा तो फिर कपकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुँचाने के लिए तो उसके क्रम में सारे लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया। और देहरादून कोडियाल के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है कोडियाल के पास। अब आपको बता दें, SDRF ने इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया है। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। वाहन में बुरी तरह से महिला का शव जो है वो फंसा था। SDRF ने वाहन को काट कर महिला का शव निकाला। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को सुपुर्द कर दिया है।
जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में बीते दिन कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जनता दरबार का आयोजन कर जन समस्याओं का निस्तारण किया गया। जनता दरबार में उपस्थित फरियादियों ने भूमि विवाद, निजी भूमि का सीमांकन, अवैध कब्जा, फीस माफी, आर्थिक सहायता, बिजली पानी बिल माफी और राशन कार्ड मुआवजा से संबंधित कुल 239 शिकायतें एवं समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसमें सबसे अधिक स्कूल फीस माफी को लेकर सामने आई है समस्याएं। जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों और समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। और अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, शराब ठेके के बाहर दोनों में मारपीट हुई थी, जिसमें मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने इस पूरे मामले में तुरंत कार्रवाई की है। मारपीट में शामिल दोनों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। रुक करेंगे उत्तरकाशी का, जहां सरगा मोटर मार्ग पर एक जो व्यक्ति है वो खाई में जा गिरा है। ये बड़ी जानकारी। सरगा मोटर मार्ग पर खाई में गिरा व्यक्ति, एसडीआरएफ ने तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। बता दें, एसडीआरएफ ने बरामद किया है इस व्यक्ति का शव। मुख्य आरक्षी सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में एक्शन हुआ है। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को शव सौंप दिया गया है। और इन्हीं खबरों के साथ देवभूमि से जुड़े इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।